Is my screen visible to all? But can you see my screen? Sir, yes. Okay, now I'm starting. Okay. So beta, this is unit 3rd, and till question number 10 I have explained in my previous classes, and today I will explain from question number 11 up to question number 16. Okay. So pay attention now. The question number 11 is that what is the ways to prevent e-commerce frauds? Okay. So I have explained about the e-commerce frauds, cyber ethics and etiquettes. So the question is that write some ways to prevent e-commerce frauds. Okay. So the first point is shop securely. अब शॉप सिक्योरली का क्या मीनिंग है? आपने देखा होगा कि आप लोग जब कभी दिल्ली वगैरह जाते हैं तो वहां पर फ्री वाईफाई आपको मिलता है ना, जिसे हम पब्लिक वाईफाई कहते हैं। ऐसे बहुत से रेलवे स्टेशन होते हैं मेट्रो सिटीज में, जहां पर जब आप जाएंगे तो आपको बिना किसी पेमेंट के फ्री में एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा वाईफाई, उसे हम कहते हैं पब्लिक वाईफाई। ओके। तो ऐसे जो पब्लिक वाईफाई होते हैं उन पर कभी भी आपको कुछ भी परचेज नहीं करना चाहिए। ऐसे पब्लिक वाईफाई पर आपको अपनी जो आपकी जो पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो आपको नहीं देनी चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, अगर आपको ई कॉमर्स फ्रॉड से बचना है कि कभी भी पब्लिक वाईफाई पर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं करनी चाहिए, हमेशा सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस को ही आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब इसका मीनिंग क्या है अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का? एक्चुअली बेटा मार्केट में मतलब बहुत टाइप्स के वायरसेस आते हैं, ये तो आपको पता ही है, और अगर एक बार वायरस आपके सिस्टम में एंटर हो गया तो वो आपकी जो फाइल्स है उन्हें डिलीट कर सकता है, उन्हें डैमेज कर सकता है, उनमें ऑल्टरेशन कर सकता है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स वो वायरस कर सकता है। तो वायरस को रोकने के लिए आप लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस का। ठीक, लेकिन सपोज करिए कि आपने क्विक हिल का एंटीवायरस परचेज कर लिया। जब आपने एंटीवायरस परचेज करा था तो उस टाइम पर वो एंटीवायरस हर तरह के वायरस से लड़ने के लिए मतलब लड़ सकता था वो, ठीक है। लेकिन जब आपने उसको ले लिया तो उसके 1 मंथ के बाद मार्केट में कुछ नए तरह के वायरसेस आए जिनसे आपका एंटीवायरस लड़ने के लिए रेडी नहीं है, जिनसे आपका जो एंटीवायरस है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आपको अपना एंटीवायरस अपडेट करना होता है, क्योंकि जिस कंपनी का आपने एंटीवायरस लिया हुआ है वो नए तरह के जो वायरस मार्केट में आए हैं उनसे फाइट करने के लिए नई तरह की फाइल क्रिएट करती है, और वो नई तरह की फाइल्स आपके कंप्यूटर में तभी आएंगी जब आप उन्हें अपडेट करेंगे, जब आप अपने एंटीवायरस को अपडेट करेंगे। और अगर आप अपडेट नहीं करते हैं तो फिर आपका जो एंटीवायरस है वो नए तरह के वायरस से लड़ नहीं सकता, फाइट नहीं कर सकता है। ओके, तो इसलिए हमेशा अपने जो एंटीवायरस है उसे अपडेट करते रहना चाहिए, और यही इस डेफिनेशन में भी है कि कीप योर एंटीवायरस अप टू डेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम स्पाईवेयर, एडवेयर एंड मेलवेयर। सो ये सभी वायरसेस होते हैं, ये स्पाईवेयर, एडवेयर, ये सभी मेलवेयर्स काउंट होते हैं, तो इसलिए आपको मेलवेयर से बचने के लिए अपने एंटीवायरस को अपडेट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ओनली फ्रॉम सिक्योर्ड ई कॉमर्स मर्चेंट्स। तो आपको जब भी आप कुछ परचेजिंग करते हैं ई कॉमर्स की हेल्प से तो आपको हमेशा सिक्योर्ड मर्चेंट्स को देखना होगा। अब मर्चेंट्स क्या है? मर्चेंट मींस वही कि flipkart.com, amazon.com, ये सब मर्चेंट्स आते हैं।
और ई कॉमर्स मीन्स के ऑनलाइन। ओके, तो हमेशा आपको सिक्योर्ड मर्चेंट से ही परचेज करना चाहिए। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो मर्चेंट है ये सिक्योर है या नहीं है? तो इसके लिए चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं फ्लिपकार्ट। ओके, एंटर करते हैं। तो ये आ गया आपके सामने फ्लिपकार्ट। ठीक है, जब भी आप किसी भी मर्चेंट को ओपन करते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं, तो अगर उसके नेम के आगे आपको ये लॉक साइन दिखाई देता है, इट मीन्स इट इज सिक्योर। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि लॉक आइकन आपको दिखाई दे रहा है, कि इससे आपको पता चलेगा कि जो आपका मर्चेंट है वो सिक्योर है या नहीं। सेकंड पॉइंट, आप जब इसके नेम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को डबल क्लिक करेंगे, तब यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा HTTPS, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी भी आपसे बातें कर चुका हूं। HTTPS, अगर यहाँ पर HTTPS लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो मर्चेंट है ये बहुत ज्यादा सेफ है, सिक्योर है। लेकिन अगर यहाँ पर HTTPS की जगह सिर्फ HTTP लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि ये सिक्योर नहीं है। तो ये टू आइकन्स होते हैं, पहला ये लॉक आइकन और दूसरे HTTPS, जिसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाता है कि ये जो मर्चेंट है वो सिक्योर है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन से ही देखते हैं पहले। ऑलवेज चेक द लॉक आइकन एंड HTTPS इन द एड्रेस बार। अब आप सबको पता लग गया होगा कि एड्रेस बार क्या होती है, लॉक आइकन क्या होता है, HTTPS क्या होता है। बिफोर एंटरिंग पेमेंट डिटेल्स इनटू एनी वेबसाइट। तो अगर आप फ्लिपकार्ट या किसी भी मर्चेंट से आप कुछ भी परचेज कर रहे हैं, तो हमेशा उसकी साइट को ओपन करते ही पहले आप लॉक आइकन देखिए, HTTPS देखिए। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, देन यू कैन पेमेंट। ओके, देन यू कैन पे। सेकेंड पॉइंट आता है, एंड एंश्योर दैट द वेबसाइट यूजेस एन्क्रिप्शन टूल, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। और ये भी आप जान लीजिए कि वो जो वेबसाइट है वो एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का यूज करती है कि नहीं करती है, जैसे कि TLS और SSL। तो कुछ एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे TLS होता है और SSL होता है। जो भी वेबसाइट इन सर्टिफिकेट्स का TLS और SSL का यूज करती है, उसी वेबसाइट्स पर आपको लॉक आइकन और HTTPS देखने को मिलेगा। जिस वेबसाइट के पास TLS और SSL सर्टिफिकेट नहीं है, वहां पर आपको लॉक आइकन और HTTPS देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, कीप इट ऑनलाइन। अब क्या ऑनलाइन रखना है? नेवर गिव पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ओवर द फोन। जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, लाइक योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और कुछ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लाइक योर क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट एंड CVC कोड, तो इन सब को आप कभी भी फोन पर शेयर ना करें। इन्हें हमेशा आप कीप इट ऑनलाइन, इन्हें हमेशा ऑनलाइन फिल करें, ना कि फोन पर शेयर करें। ओके, तो कीप इट ऑनलाइन का मीनिंग है कि जो भी आपकी ये डिटेल्स है, पर्सनल और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, इन्हें हमेशा कीप इट ऑनलाइन, हमेशा ऑनलाइन फिल करें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वन, रीड द वेबसाइट रिफंड पॉलिसीज। ओके, तो कभी भी आप किसी भी शॉपकीपर से कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं, तो हमेशा उसका बैकग्राउंड देखकर ही जाते हैं। ठीक है, अगर उसकी मार्केट में गुडविल खराब है तो आप वहां पर नहीं जाते। तो वैसे ही अगर ऑनलाइन पे आप कुछ परचेज कर रहे हैं, तो हमेशा जो भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट की, लाइक फ्लिपकार्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट की आप पहले रिफंड पॉलिसीज को चेक करें। ठीक है, गिव सम एफर्ट्स, थोड़ी सी मतलब टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए टू लर्न अबाउट द मर्चेंट्स बैकग्राउंड। जो मर्चेंट है, जो भी आपको वो सेलर, जो भी आपकी वो वेबसाइट है, उसका बैकग्राउंड थोड़ा चेक करिए, उसकी पॉलिसीज के बारे में पढ़िए और कस्टमर रिव्यूज के बारे में पढ़िए। ठीक, तो इन तीनों चीजों से ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो हम वेबसाइट यूज करने के लिए जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट हम यूज करने जा रहे हैं, अमेजोन हम यूज करने के लिए जा रहे हैं, क्या ये वाकई सेफ है, सिक्योर है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक द ग्रामर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, चेक द ग्रामर। एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा
सपोज करिए आप कोई अलमीरा परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो अलमीरा एक गोदरेज कंपनी की आती है, ठीक है, लेकिन मार्केट में गोदरेज की जगह पर गोदरेज कर देते हैं, जीओ डी के बीच में और एक जीओ आर डी कर देते हैं। तो स्पेलिंग जो ग्रामर है ना उसको चेंज कर देते हैं, जिससे कि कुछ यूजर तो समझ जाते हैं जिन्होंने इस तरह की प्रॉब्लम फेस करी होती है, लेकिन जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं करी है वो थोड़े फंस जाते हैं इस चीज में, वो गोदरेज को गोदरेज समझकर ही ले आते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखें आप जब भी कोई आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो उसकी ग्रामर है, ग्रामर किस तरह से, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते हैं कुछ भी चीज परचेज करने से पहले, तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके बारे में कुछ लिखा रहता है, ठीक। तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनकी ग्रामर चेक करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा कुछ और रियल में उसका मीनिंग कुछ और निकल कर आए। तो जब भी आप कोई वेबसाइट भी ऐसी यूज करें, कोई भी ऐसा मर्चेंट आप यूज करते हैं, तो उस टाइम पर भी आपको ये चेक करना है कि उसकी पॉलिसीज में कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कहीं वो कुछ हमें दिखा कुछ और रहा है और रियल में कुछ कह कुछ और रहा है, ऐसा तो नहीं है, और कहीं उसने कुछ स्पेलिंग्स में तो मिस्टेक नहीं करी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको बहुत ज्यादा मतलब ध्यान देने वाली बात होती है। आपने देखा होगा टीवी पर ऐड आता रहता है म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको इतना जल्दी बोलते हैं और बाकी सारा टाइम उसकी पॉलिसीज के बारे में बताने में निकाल देते हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसकी पॉलिसीज का वो बहुत जल्दी स्पीड से फास्ट फॉरवर्ड करके आपको सुना देते हैं, यानी कि कुछ तो गलत है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आप कुछ भी वेबसाइट को यूज करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं, तो हमेशा उसकी ग्रामर और उसकी जो उसकी कंपनी का नाम है वो जरूर आप ठीक से पढ़ लें एक बार। नेक्स्ट पॉइंट, डू ए बैकग्राउंड चेक ऑन द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए आप अगर कुछ डोनेट करना चाहते हैं, कुछ चैरिटी करना चाहते हैं, तो पहले ये देख लीजिए कि जो कंपनी आपसे चैरिटी के लिए बोल रही है, जो कंपनी आपसे डोनेशन के लिए बोल रही है, क्या वो वाकई जेन्युइन है। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ऑनलाइन जब आप कुछ ऐड देखते हैं कुछ सर्फ वगैरह की, तो वो दिखाते हैं कि आप हमारा सर्फ परचेज करेंगे तो हम इसका इतना परसेंट जो आपके कैंसर पेशेंट्स हैं उनको हम पे करेंगे, जो एड्स पेशेंट हैं उनको पे करेंगे। तो थोड़ा सा चेक करिए कि क्या वाकई ये लोग इतना करते भी हैं या फिर बस हमसे ले लेते हैं और बाकी सारा पैसा ये लोग इस तरीके से रिडायरेक्ट कर देते हैं। तो कुछ भी यकीन करने से पहले, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज करने से पहले, या फिर ऑनलाइन कुछ भी आप इस तरह की वेबसाइट्स को लॉग इन करने से पहले उनकी जो मतलब जो बैकग्राउंड है उनको जरूर चेक करें, उसके बाद ही आप लोग चैरिटी करें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होती है? ओके, प्राइवेसी इज डिफाइंड एज द राइट टू कंट्रोल व्हाट हैपेंस विद योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या है? पर्सनल इंफॉर्मेशन वही है जो आप अपने पेटीएम पर ऐड करते हैं, लाइक योर नेम, अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एक्सपायरी डेट, ये सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाती है, पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आ जाती है, ठीक है। तो जब आप अपनी डिटेल पर्सनल इंफॉर्मेशन को या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरह की कंपनीज को देते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सेफ रखें, ठीक है। लेकिन ये हो भी सकता है कि वो सेफ ना रखें, तो इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेफ रखें, आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ राइट्स दिए गए हैं, जिन्हें हम प्राइवेसी कहते हैं। ओके, सो द प्राइवेसी इज डिफाइंड एज द राइट। प्राइवेसी कुछ नहीं है, प्राइवेसी जस्ट एक अधिकार है टू कंट्रोल करने के लिए व्हाट हैपेंस विद योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि क्या होगा आपकी उस जानकारी का जो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं, जो आप फ्लिपकार्ट को दे रहे हैं, जो आप पेटीएम को दे रहे हैं, आपका आखिर इन जानकारी का होगा क्या। ये कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम प्राइवेसी कहते हैं। बट लेकिन ई-कॉमर्स कैन अफेक्ट द प्राइवेसी राइट्स। लेकिन ई-कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है
जो कि आपके इन अधिकारों को भी अफेक्ट कर सकता है। एंड पर्सनल डेटा ऑफ ए पर्सन, और आपका जो अपना एक डेटा है, पर्सनल जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको अफेक्ट कर सकता है और आपके प्राइवेसी राइट्स को अफेक्ट कर सकता है। तो ई कॉमर्स एक बहुत ही सेंसिबल टॉपिक है जिस पर बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगना जरूरी है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा एक अच्छा लॉ आना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन यू सेफगार्ड योर प्राइवेसी। तो ये तो बात हुई थी कि मतलब प्राइवेसी क्या है, और ये भी हमने जान लिया कि ई कॉमर्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपके प्राइवेसी को। लेकिन उस प्राइवेसी को आप कैसे सेव करें, कैसे मजबूत करें, ये आप देखिए। टू कीप प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए यू शुड फोकस ऑन दीज 3 पॉइंट्स, कंपोनेंट्स और लेयर्स। आपको इन 3 चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप अपनी प्राइवेसी को सेफ रखना चाहते हैं, तो अपनी प्राइवेसी की रक्षा करना चाहते हैं तो। जिनमें से पहला है पीपल। ओके, नेवर शेयर सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, पर्सनल वेरिफिकेशन डिटेल्स, ओटीपी, ये सब कुछ कभी भी आप शेयर मत कीजिए विद एनीवन, किसी के भी साथ, स्पेशली ऑन फोन। कभी भी फोन पर तो बिल्कुल नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से आपको एकदम कॉल करते हैं, बीच में सब बहुत क्राइम चालू हो गया था कि आपको एक कॉल आती थी, वो बोलते थे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, एसबीआई से बोल रहे हैं और आपका अकाउंट है हमारे बैंक में, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो बंद हो जाएगा आज रात से, तो इसलिए आप जो है हमें अपना जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है वो आप बता दीजिए और उसका एक्सपायरी डेट बता दीजिए और सीवीसी कोड बता दीजिए। और जहां आपने 3 डिटेल्स दी फोन पर, तभी आपका जो कार्ड था वो हैक हो जाता था और आपके अकाउंट्स में से पैसे निकाल लिए जाते थे। इसीलिए बैंक ने ये एक गाइडलाइन जारी करी थी कि हम अपनी किसी भी सुविधा के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए कभी भी कस्टमर्स को कॉल नहीं करना, क्योंकि ये सारे क्राइम कॉल पर ही हो रहे थे। ठीक है ना। तो कभी भी आप लोग फोन पर तो बिल्कुल भी अपने ओटीपी या फिर इस तरह की जो आपकी फाइनेंशियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उन्हें शेयर मत करिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, तो इट मीन्स कि आप अपनी प्राइवेसी को सेव कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेस। चेक द प्राइवेसी पॉलिसीज बिफोर मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। वही सेम बात जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताई थी कि कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से पहले जिस भी प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज को जरूर आप पढ़ लें एक बार। ठीक है, इससे भी आपकी जो प्राइवेसी है वो सेफ होगी। सेकंड पॉइंट, सेलेक्ट द प्राइवेसी क्लॉज दैट रिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन रिटेलर्स टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद अदर्स। आपने मोस्टली देखा होगा जब आप लोग पेमेंट करने के लिए जाते हैं या फिर अपनी जो आप डिटेल्स फिल करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइक पेटीएम और कुछ भी, तब आपको वहां पर एक चेक बॉक्स दिया रहता है जिसमें आपके लिए लिखा रहता है कि मतलब वी कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद एनी अदर पर्सन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वहां पर एक मतलब रिस्ट्रिक्शंस लिखी होती है, तो अगर आप उसको चेक कर देंगे तो फिर तो वो जिस भी कंपनी के साथ आपने ये अपनी डिटेल्स को शेयर करा है वो किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाएगी। अगर आपने उस चेक बॉक्स पे टिक कर दिया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आप मतलब ये चाहते हैं कि हम आपकी ये जानकारी किसी के भी साथ शेयर ना करें, तो उसको हमेशा चेक कर दीजिए। अगर आप चेक नहीं करेंगे तो जो कंपनी है जिसको आप अपना डेटा दे रहे हो वो किसी दूसरी कंपनीज को भी आपका डेटा सेल कर सकती है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको चेक करना होता है। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उससे भी आपकी जो प्राइवेसी है वो सेफ रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, रीड द रिव्यूज ऑफ कंप्यूटर कस्टमर्स। ठीक है, तो वही कि जो ये भी हमने पॉइंट पहले डिस्कस कर लिया है कि कभी भी पेमेंट करने से पहले और किसी भी साइट पर ट्रस्ट करने से पहले उसके बारे में आप पहले पूरी तरीके से कस्टमर के रिव्यूज देख लीजिए कि भाई ये सही है कि नहीं है, तभी आप लोग आगे प्रोसेस करें। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ऑलवेज सेट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब भी आप किसी भी पेटीएम वगैरह पर अपनी आईडी बनाते हैं तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करिए, वरना आपके जो अकाउंट है वो हैक होने के चांसेस रहते हैं। कीप अपडेटिंग योर विंडोज एंड एंटीवायरस टाइम टू टाइम। हमेशा अपने विंडोज को और एंटीवायरस को दोनों को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए।
यूज सिक्योर वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्शंस फॉर मेकिंग एनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। हमेशा सिक्योर वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्शंस को यूज करें, यानी कि मतलब एक ऐसा इंटरनेट यूज करें जो कि सेफ हो और पब्लिक वाईफाई से आप बचें। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन साइबर थेफ्ट। अब साइबर थेफ्ट क्या होता है? Cyber theft is stealing confidential personal and financial information such as password, bank details, credit card details from a personal computer or device, misusing it to harm the user. It means अगर कोई भी आपकी पर्सनल, कॉन्फिडेंशियल या फिर फाइनेंशियल जानकारी को चुरा लेता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसे हम कहेंगे साइबर थेफ्ट, साइबर चोरी। ठीक है, और ये पर्सनल फाइनेंशियल डिटेल्स क्या होती है, ये मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो ये सारी आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के में आती हैं। तो अगर कोई भी आपको कॉल करके या किसी भी मेल के तरीके से या कैसे भी आपसे अगर ये जानकारी लेता है और या फिर इसको चुरा लेता है और इसका मिसयूज करता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो इसे आप कहेंगे साइबर थेफ्ट। नेक्स्ट पॉइंट, डिफाइन आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप फेसबुक यूज करते हैं तो आपको कई तरह के सलमान खान देखने के लिए मिलते हैं, कई तरह के नरेंद्र मोदी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। वो लोग रियल पर्सन की आइडेंटिटी को चुराकर ये क्राइम करते हैं। आपको कोई कुछ अब्यूज लिखकर भेजेगा, आपको लगेगा सलमान खान ने भेज दिया, ठीक है ना, लेकिन उनके पास इतना टाइम कहाँ। आपको कोई मतलब इस तरह की धमकी भरे मैसेज भेजेगा तो आपको लगेगा भाई हमें तो उन्होंने भेज दिया, लेकिन वो क्यों भेजेंगे भला। तो व्हेन समवन एल्स यूजेस और ऑनलाइन आइडेंटिटी, जब भी कोई दूसरा पर्सन आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी को यूज करता है टू क्रिएट फ्रॉडुलेंट मैसेजेस और कमिट क्राइम्स, कुछ मतलब धमकी भरे मैसेज भेजने के लिए या फिर कोई क्राइम करने के लिए, लाइक चोरी वगैरह करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, और आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी क्या होती है? ऑनलाइन आइडेंटिटी का मीनिंग होता है जो आपकी सोशल आइडेंटिटी है, जैसे फेसबुक पर आपकी आईडी, ट्विटर पर आपकी आईडी, ठीक है, व्हाट्सएप पर आपकी आईडी, तो उनको ऑनलाइन आइडेंटिटी कहते हैं। तो जब भी कोई पर्सन आपकी जो ऑनलाइन आइडेंटिटी है उसको कॉपी करके किसी दूसरे को धमकी भरे मैसेज भेजता है या फिर कुछ उल्टा सीधा काम कर देता है, तो उसे आइडेंटिटी थेफ्ट कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, राइट द डिफरेंट वेज ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट। ये हमने सब वैसे 10th 9th में भी पढ़ा हुआ था इसको आप, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा समझ लीजिए कि अगर आइडेंटिटी थेफ्ट से बचना है, नहीं सॉरी, मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट कितने तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, कोई आपकी पहचान को कितनी तरीके से चुरा सकता है, तो इसका पहला तरीका है फिशिंग। अब फिशिंग क्या होती है? कलेक्टिंग समवन पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बाय सेंडिंग ईमेल्स और बाय क्रिएटिंग वेब पेजेस। होता क्या है कि आपके पास कोई मेल आएगा, ठीक है, आपको पता नहीं किसने भेजा, आप जब उस पर मेल पर क्लिक करते हैं तब आपको देखने के लिए मिलता है मैसेज एक, दैट यू हैव वॉन 1 लाख रुपीज एंड टू टेक दिस कैश प्लीज फिल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आपको एक ऐसा एक वेब पेज ओपन होकर आ जाता है उस ईमेल पर क्लिक करते के साथ ही, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं, लेकिन अगर आप इसे लेना चाहते हैं तब आपको अपनी जो पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर फिल करनी होगी, और आप फटाफट से अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, सब चीजें उसमें फिल कर देते हैं, जैसे कि क्लिक करते के साथ ही वहां से पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फिशिंग, और ये आपकी आइडेंटिटी चुराने का एक तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट, डंपस्टर डाइविंग। ठीक, आप लोग क्या करते हैं कि आपने एटीएम से कैश निकालने के बाद आपको एक स्लिप मिलती है, आप उसको बिना डिस्ट्रॉय करे डायरेक्ट जो डस्टबिन है उसमें फेंक देते हैं, और वही आप मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो जो साइबर थीफ्स होते हैं वो आपकी जो डस्टबिन होते हैं, जो ट्रैश होते हैं एटीएम्स वगैरह में, उनको चेक करते हैं और वहां से
उन जो जो एकदम नई पर्चियां होती हैं उनको निकालते हैं और वहां से ही आपके आइडेंटिटी को वो लोग थेफ्ट कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो हमेशा जब भी आपको कोई ऐसे बिल मिलते हैं तो उनको हमेशा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करिए, तभी जाके डस्टबिन में फेंकिए आप लोग। नेक्स्ट है शोल्डर सर्फिंग। शोल्डर सर्फिंग का मीनिंग होता है कि आपने देखा होगा कि आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन जो आपके पीछे खड़ा हुआ पर्सन है वो आपके जो कंधे जो शोल्डर है उस पर चढ़कर आपके जो पिन आप एंटर करते हैं उसे चेक करता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी एटीएम से पैसे निकालें तो आप लोग इस तरीके से पोजीशन ले लें, कोई भी आपके पीछे का पर्सन वो आपका जो आप एंटर कर रहे हो पासवर्ड, वो जो आप अपना पिन एंटर कर रहे हो उसको कॉपी ना कर पाए, उसको ना देख पाए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट स्कैम। हाँ, ये भी एक तरीका है। ये तरीका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट स्कैम है ये इस तरीके से करा जाता है कि आपको कोई मेल भेजा जाएगा, ठीक है, कि भाई आपकी जो है वो हम जॉब लगवा देंगे, और जॉब, और हो सकता है कि आपका ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले लिया जाए, एक फेक इंटरव्यू ले लिया जाए, और फिर उसके बाद कहेंगे ठीक है तो आपकी सैलरी हम लोग इतनी फिक्स कर देते हैं, लेकिन आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स और अकाउंट डिटेल्स देनी होंगी, तभी तो हम आपकी सैलरी उस अकाउंट में भेजेंगे, और आप फटाफट से अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है और अकाउंट डिटेल्स है वहां फिल कर देते हैं, और उसके बाद होता वही है कि आपकी आइडेंटिटी चोरी हो जाती है और एक आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है। तो इसलिए कभी भी इस तरह से जो आपको ऑनलाइन जॉब्स प्रोवाइड करते हैं उनसे हमेशा अवेयर रहें, और इस तरह के अननोन मेल्स को क्लिक ही ना करें, ओपन ही ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, प्री टेक्सटिंग। ओके, obtaining personal information using fake name or fake company, then selling this information to that person who want to steal this information। ठीक है, वही बात ये भी मैंने आपको पहले डिस्कस करा था प्री टेक्सटिंग का, कि सपोज करिए मैं आपको एक मेल भेजता हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ भी एक नाम बना दिया, कंपनी का कुछ भी नाम रख दिया, और कुछ भी उसमें मैंने कंपनी का नाम रख दिया और कुछ भी मैंने अपना नाम रख दिया, और फिर मैं कुछ आपको ऑफर दे रहा हूँ, वो ऑफर कुछ भी हो सकता है, जॉब का हो सकता है या फिर कुछ आपको प्राइस का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उस तरीके से मैं आपको जो आप उसे ओपन करेंगे तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है उन्हें फिल कर दीजिए, और अगर आपने वो डिटेल्स वहां पर फिल कर दी तो ये जो टेक्निक कहलाती है इसे हम कहते हैं प्री टेक्सटिंग, कि फेक नेम और फेक कंपनी नेम की बेसिस पर आप किसी की जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, उन्हें आप कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह के कुछ वेजेस होते हैं आइडेंटिटी को चुराने के, तो हमेशा इनसे आप लोग अवेयर रहें। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो बस आज की क्लास में इतना ही था।